This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम कर रहे थे इसमें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था। तो मतलब अगर आपको 6.3 को सॉल्व करना है तो एक तो आपको समानुपाती प्रमेय आनी चाहिए। ठीक है, समानुपाती प्रमेय आनी चाहिए, और आपको आना चाहिए समरूपता की कसौटियां आपको आनी चाहिए, जो कि पिछली क्लास में भी सीखी थी, उससे पिछली क्लास में भी सीखी थी। पहली कसौटी होती है ए। अगर आप किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों कोणों को, तीनों संगत कोणों को बराबर साबित कर दो। 6.3 कर रहे हैं बेटा, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। ठीक है, 12th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो ए समरूपता हो गया, जो कि होता है हमारा फर्स्ट ए कसौटी, मतलब एंगल 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 या कोण 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 भी कह सकते हैं। फिर दूसरा होता है ए। पहले वाले में अगर किसी त्रिभुज के तीनों संगत कोणों को बराबर आप दर्शा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लो तीनों कोणों को नहीं दर्शा सके, किन्हीं दो कोणों को आपने, दो संगत कोणों को बराबर दर्शा दिया, तो भी वो समरूप हो जाएंगे। फिर तीसरा होता है एस में ऐसा मत करना कि भुजाओं को बराबर कर दिया, नहीं, भुजाएं बराबर नहीं करनी है। किसको बराबर करना है? भुजाओं का जो अनुपात है वो समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, मतलब एस का मतलब है कि आपके पास दो त्रिभुज थे, आपने उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं ली, उन संगत भुजाओं का जब आपने अनुपात निकाला तो वो कैसा हुआ? बराबर आया। तो उसमें एस नियम लगता है। और आखिरी होता है एस कि जब आप त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को क्या करते हो? समानुपाती दर्शाते हो, और किसी एक कोण को, किसी एक संगत कोण को बराबर कर देते हो या बराबर दर्शाते हो, तो फिर एस क्राइटेरिया लग जाता है, एस कसौटी लग जाती है। तो ये 4 तरह की कसौटियां हैं जिनका इस्तेमाल करके 6.3 को, 6.3 के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अभी कर लेते हैं। तो हमने पिछली क्लास में आधा कर लिया था, और मैंने कहा था कि खुद से ट्राई करना। किया था किसी ने ट्राई, या भूल गए थे? नहीं किया है ना? चलो कोई बात नहीं। फिर क्या किया आपने ट्राई में? मैम इसमें एबीसी और पी क्यू आर एक समरूप है, जिसमें हमको ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप करना है। क्यों करना है वो कारण बताओ जरा, क्यों करना है समरूप उनको? उनको समरूप करके क्या होगा? कैसे मदद करेगा ये हमारी, अगर हम इनको समरूप कर दें तो? मैम एक ही साइड बराबर होगा तो पूरा ट्रायंगल ही बराबर हो जाएगा। नहीं, अगर आप इस वाले त्रिभुज को इस वाले के समरूप करते हो ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बड़ा वाला भी बड़े वाले के समरूप हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आधी चीज सही बताई कि हमें इन दोनों को समरूप करना पड़ेगा, लेकिन क्यों समरूप करके होगा क्या, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हमें दिया क्या है। तो हमें दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ माध्यिका PM के समानुपाती है। आपको कहा है कि ये एक दूसरे के साथ समान अनुपात में है, मतलब जो AB का अनुपात है PQ के साथ, वो किसके बराबर है? वो बराबर है BC का अनुपात QR के साथ। और ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है AD का अनुपात PM के साथ। ये आपको दे रखा था। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है? तो सिद्ध आपने ये करना है, प्रूव आपने ये करना है कि आपका जो ये त्रिभुज है, जिसका नाम है त्रिभुज ABC, ये समरूप है किसके? तो त्रिभुज PQR के। ये आपसे पूछा है कि आपने प्रूव करना है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या है? समरूप है। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रमाण की तरफ बढ़े तो क्या हो गया? आपने AD अपॉन PM क्यों लिखा है? क्योंकि AD माध्यिका है और PM भी माध्यिका है ना, क्वेश्चन में दिया था, इसलिए। ठीक है, आपने 3 लाइन बनाई है। क्या किया है मैम? एक में अपने AB अपॉन PQ लिखा है, इक्वल टू BC अपॉन QR लिखा है, इक्वल टू AD अपॉन PM लिखा है। यहाँ पे क्यों आपने लिखा है? ये क्वेश्चन में दिया था ना। देखो क्वेश्चन में कहा है कि जो भुजाएं हैं AB BC और AD, ठीक है, इस त्रिभुज की जो भुजा है AB BC और AD, वो किसी और त्रिभुज की भुजाएं PQ QR और PM के समानुपाती है।
ठीक है, तो इसका मतलब जो ए बी और पी क्यू का अनुपात है, जो बी सी और क्यू आर का अनुपात है, और जो ए डी और पी एम का अनुपात है, बराबर है। समानुपाती का मतलब अनुपात बराबर है। ठीक है, ओके मैम। तो क्वेश्चन में दिया था इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। क्लियर है सभी को ये? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमने इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए बोला है कि भाई इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के बराबर करो। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इन त्रिभुजों के साथ क्या करूं, मुझे यहाँ पे दे रखा है वैसे भी कि ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, इनका अनुपात समान है। मुझे दो भुजाओं का अनुपात ऑलरेडी समान दे रखा है, तो आधी मदद तो इन्होंने मेरी कर दी है ना, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना होता है, जो कि पहले से दे रखा था, हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, पहले से दे रखा था। तो प्रमाण में लिख लेते हैं कि नंबर 1 हमारे पास है कि किसी क्या इन दोनों त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं हैं, ए बी की संगत पी क्यू, तो इसका अनुपात निकाला, बी सी की संगत क्यू आर, तो इनका अनुपात निकाला और ये बराबर है। तो ये हम कहेंगे कि ये हमने ले लिया, ये हमें दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, तो एक तो हमें यहां से मिल गया। अब हमें अपने त्रिभुज को समरूप करना है और हमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया था, तो यहाँ से एक चीज मिल गई। मतलब मेरे पास एस एस आ चुका है। किस किस को समझ आया कि एस एस कहां से आया और क्यों आया? ठीक है, क्योंकि मुझे ये दे रखा था ना क्वेश्चन में कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो एक एस इसका, दूसरा एस इसका। ठीक है, अब मुझे एस एस नाम का कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं, एस एस नाम की कोई कसौटी होती ही नहीं है जिससे हम त्रिभुज को समरूप साबित कर सके। क्राइटेरिया कसौटी होती है या तो एस ए एस या तो एस एस एस। तो अब हमने क्या करना है, या तो हमने इस एस एस को एस ए एस बनाना है या तो एस 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 बनाना है। मतलब अब या तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में किसी तरह से प्रूव करना है कि ए सी का अनुपात पी आर के साथ जो आएगा वो इनके बराबर ही आएगा, या तो मुझे क्या करना है, किसी एक कोण को बराबर कर देना है। ठीक है, अब भुजा वाले केस के लिए जाएंगे। अगर मैं भुजा का अनुपात निकालने की कोशिश करूं तो मुश्किल है, क्योंकि भुजा का अनुपात क्वेश्चन में दे रखा था, तो मैंने वहां से उठा लिया, खुद से मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मुझे भुजा की वैल्यू दी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो कोई एक कोण बराबर आ जाए, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो है वो एक कोण बराबर आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ ऐसा सोचेंगे, कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि जो कोण है इस त्रिभुज में 3 कोण, इस त्रिभुज में 3 कोण, इनमें से कोई एक संगत कोण बराबर आ जाए। या तो कोण बी कोण क्यू के बराबर आ जाए, या तो कोण ए कोण पी के बराबर आ जाए, या तो कोण आर कोण सी के बराबर आ जाए। मुझे इनमें से किसी एक कोण को बराबर करना है। तो इसीलिए जो आपने कहा था ना कि हमें जो है वो इन त्रिभुजों को समरूप करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित करना है। किसको किसको? ए बी डी को और पी क्यू एम को। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं समरूप प्रूव। पहले तो मुझे बताइए, समझ आया? मुझे लग रहा है आपको ना पता ना चला मैंने क्या बोला। मैम ये समझ आया कि क्यों हम इसको समरूप करेंगे, क्यों हम इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को समरूप करेंगे? बताओ क्यों करेंगे? तो अगर किसी को समझ आया तो क्यों करेंगे? ताकि हम कसौटी दिखा सके, क्या कर सके? कसौटी का सही उपयोग कर सके। उससे क्या होगा? हम समरूप हो जाएगा। हाँ, तो समरूप होने से क्या होगा, वो मेरा सवाल है। अगर ये समरूप हो भी गए, उसे होगा क्या? हम एंगल निकालेंगे कॉमन। क्या फिर से बोलो। मैम एंगल निकालेंगे इक्वल। किसको किसके इक्वल? हम बेस इक्वल टू। ठीक है, हम अगर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देते हैं तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत चीजें बराबर होती है ना, सॉरी चीजें नहीं, संगत कोण बराबर होते हैं। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित कर दें किसी तरह से, तो क्या होगा, तो हम कह पाएंगे कि ये त्रिभुज अब समरूप हैं। समरूप हैं तो मतलब इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण हुआ बी के संगत क्यू,
ए के संगत आधे ए के संगत आधा पी और डी के संगत एम, ये एक संगत कोण है और ये आपस में बराबर हो जाएंगे अगर ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। और इसी की तो हमें जरूरत है, इसी की हमें जरूरत है कि क्या कि हम जो है वो इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के किसी एक कोण को बराबर कर दे। तो जो ये कोण बी है ये इस बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है और एक कोण क्यू भी इस बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है कोण क्यू और इस वाले त्रिभुज में आ रहा है कोण बी। अगर हमने कोण बी और कोण क्यू को बराबर कर दिया तो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। ठीक है, हमारे बड़े वाले त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए सारा हमें करना पड़ रहा है, इसलिए हम सारा ये कुछ कर रहे हैं। तो चलो अभी इसको मैं कोने में करती हूँ। ठीक है, इसको कोने में करते हैं जो अभी हम करने वाले हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसी की मदद लेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो ए बी बटा पी क्यू है वो बराबर है बी सी बटा क्यू आर के और वो बराबर है ए डी बटा पी एम के। ठीक है, तो मैंने ए बी बटा पी क्यू को ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। इसमें अगर मैं बीसी को लिख दूं हाफ बीसी, मतलब इसका भी आधा कर दूं, बीसी का भी आधा कर दूं और इसके नीचे जो लिख रखा है इसका भी आधा कर दूं तो कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज से ऊपर गुणा कर रहे हो और उसी चीज से नीचे गुणा कर रहे हो तो आप ये चीज कर सकते हो, लेकिन दोनों के साथ। ऐसा नहीं करना कि ऊपर वाले का आधा किया और नीचे वाले का आधा नहीं किया। करना है तो दोनों का करो, नहीं तो करो ही मत। ठीक है, करना है तो दोनों का करो, नहीं तो करो ही मत। तो हमने क्या किया, जो बीसी और क्यू आर था इसका कर दिया आधा आधा। क्यों किया इसका आधा? क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से देखो अपनी किताब पर, आपको बोला है कि एडी और पीएम माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है, मीडियन है। क्या काम होता है माध्यिका का? दो भागों में बांटना। मैम त्रिभुज को तो 2 भागों में बांटना। त्रिभुज को नहीं, बीसी मैम का एंगल को। एंगल को भी नहीं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे रेखा का माध्यक है। ठीक है, ये बीसी रेखा है और ये है आपकी क्यू आर। तो बीसी को 2 भागों में बांटेगा और क्यू आर को भी 2 भागों में बांटेगा। और वो भाग कैसे होंगे? तो वो भाग होंगे बिल्कुल बराबर, बिल्कुल इक्वल। मतलब एडी ने क्या किया, एडी ने जो है वो बीसी को 2 भागों में बांटा। पहला भाग बताओ बीसी का और दूसरा भाग बताओ। बीसी को बीडी और डीसी में बांट दिया। ठीक है, बीडी और डीसी में बांटा और ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। उसके बाद पीएम ने क्यू आर को 2 भागों में बांटा। इसके 2 भागों का नाम बताओ। क्यू एम और एम। क्यू एम और एम आर। ठीक है, MR तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब आते हैं वापस से अपने त्रिभुज पर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो बी डी ए बी डी और पी क्यू एम इन दोनों को समरूप प्रूव कर रहे हैं ताकि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो सके। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर रही हूं तो लिख लेती हूं यहाँ पर त्रिभुज के नाम कि मैं समरूप कर रही हूं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को। ठीक है, इनको मैंने समरूप साबित करना है। तो चलो फिर क्या हो जाएगा, तो इस त्रिभुज में आ रहे हैं बीडी और क्यू एम। इस त्रिभुज में कौन आ रहे हैं? बीडी और क्यू एम। अब अगर बीसी का आधा हुआ, बीसी का अगर आधा किया तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा बीडी। देखो, इसका नाम अगर बीसी का आधा कर रहे हैं तो नाम डीसी भी हो सकता था, लेकिन डीसी को लेंगे नहीं क्योंकि डीसी हमारे त्रिभुज में आ ही नहीं रहा। जिस त्रिभुज को, जिन त्रिभुजों को हमने समरूप करना है उसमें बीडी वाला पार्ट आ रहा है। तो मैंने किया हाफ बीसी, मतलब बीसी का कर दिया आधा और बीसी का आधा किसके बराबर होगा? बीडी के बराबर। और बटे में कर दिया हाफ ऑफ क्यू आर, और क्यू आर का आधा क्यू एम भी है, एम आर भी है। लेकिन हम कौन सा वाला लेंगे? हम क्यू एम को लेंगे, एम आर को लेंगे? क्यू एम को। मैंने यहाँ ट्रायंगल में आ रहा है। और बराबर में ए डी बटा पी एम ये भी हमें दे रखा था और ये जो ए बी बटा पी क्यू है ये भी हमें दे रखा था। अब जरा ध्यान से देखो, ए बी का पी क्यू से अनुपात, ए बी पी क्यू है संगत भुजाएं, ए बी का पी क्यू से अनुपात बराबर है बी डी का क्यू एम से अनुपात के। ठीक है, और ये भी बराबर है ए डी का पीएम से अनुपात के। मतलब इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं उन सभी का अनुपात एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे कौन सी कसौटी लग गई जिसकी वजह से ये संगत समरूप हो गए?
बताओ कसौटी कौन सी लगी? साइड 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 साइड, ऐसे। बिल्कुल एस एस एस, क्योंकि इन तीनों का अनुपात बराबर है तो यहाँ पे एस 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 क्राइटेरिया, एस 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 कसौटी लग जाएगी। और इस कसौटी की मदद से क्या होगा, हम प्रूव कर पाएंगे कि हमने प्रूव कर दिया, कर क्या पाएंगे, कर दिया कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के। अब अगर ये समरूप है ना, अब अगर ये समरूप है तो इसका मतलब इसके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से हमने निकाल दिया कि कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज हो चुके हैं समरूप। समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण बराबर होते हैं। आप देख सकते हो कोण B का संगत कोण Q है, अपनी किताब में देखो, जहां कोण B बना है वहीं पे कोण Q बना है, तो ये दोनों संगत हैं और इनको हमने बराबर प्रूव कर दिया है। बस अब इसी चीज को यहां लिख देंगे जहां पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जहां पे हम ABC और PQR को संगत कर रहे थे, वहां पे लिख देंगे कि कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है। अभी अभी हमने इसको प्रूव किया है, तो यहां से कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, फिर SAS क्राइटेरिया लग गया और हमारा जो त्रिभुज ABC है वो PQR के समरूप हो गया। ठीक है, हमारा जो ABC है वो PQR के समरूप हो गया, क्योंकि ABC और PQR की दो संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा था, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, S और S क्वेश्चन में दे रखा था, वहां से उठा लिया, और B और Q को अभी अभी बराबर किया, मतलब एंगल हमने बराबर कर दिया, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, SAS, सिंपल। तो हमने इसको क्या कर दिया, संगत, मैं बार बार संगत बोलती हूँ, समरूप साबित कर दिया। ठीक है, ABC और PQR को। तो इसके लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बोला है कि बड़े बड़े त्रिभुजों को क्या करो, समरूप करो, पर आपने देखना है कि ये चीज तो क्वेश्चन में मिल गई, S और S तो क्वेश्चन में मिल गया, अब या तो एक और भुजा को आप अनुपात सेम ले आओ, या तो फिर किसी एक कोण को बराबर कर दो। तो हमने कहा भुजा को अनुपात मिलाना मुश्किल है, कोण को बराबर कर देते हैं। कोण को बराबर करने के लिए क्या किया, जो ये दो त्रिभुज थे इसमें दो छोटे त्रिभुज बन रहे थे, ABD नाम का और PQM नाम का, इन दोनों को लिया। ठीक है, इनको समरूप करने की कोशिश करने लगे। तो जो क्वेश्चन में दिया था वो उस चीज को उठाया, और हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो AD और PM है वो माध्यिकाएं हैं, मीडियन है। तो हमने जिसकी भी माध्यिका थी, जैसे कि AD थी BC के माध्यिका और PM थी QR की माध्यिका, तो हमने कर दिया इनका आधा आधा, क्योंकि इन्हीं को आधे में बांट पाएंगे ना, जिसका माध्यिका उसको तो आधा कर पाएंगे। तो हाफ ऑफ BC कर दिया, हाफ ऑफ QR कर दिया। हाफ ऑफ BC किया तो BD आया, हाफ ऑफ QR किया तो QM आया, और इसकी वजह से ये तीनों अनुपात हो गए बराबर, जो कि इन छोटे वाले त्रिभुज के थे, इससे हमारा छोटा वाला त्रिभुज समरूप हो गए, और छोटे वाले त्रिभुज समरूप हो गए तो यहां से हमने इस चीज को निकाल दिया कि हमारा एक कोण संगत कोण बराबर है, और उसी ने मदद की हमारी फिर हमारे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैम यहाँ पे बस SAS लिख देंगे मैम, या फिर पूरी परी में लिखनी पड़ेगी? कौन सी प्रमेय? आपने जो नियम से ये जो सॉल्व किया जिस नियम से, उसका परी में भी तो मैम है लिखने का। प्रमेय तो नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में दिया था, इसको दे के हमने आधा किया, वो हमने अपनी मर्जी से किया, बस प्रमेय नहीं लिखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था ना, निकाला थोड़ी हमने, तो दिया था। ओके, पर ये करना पड़ेगा, जो मैंने ये चीज लिखी है ये तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी से प्रूव होगा ना कि ये समरूप है। समरूप है तभी तो कोण बराबर है। तो ये जो मैंने कोने में लिखा है ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे इसको बराबर लिख पाओगे। अगर आपने ये चीज प्रूव नहीं की तो क्वेश्चन में फिर नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ, और किसी का कोई डाउट? नो डाउट, आगे बढ़े फिर। यस मैम। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक त्रिभुज ABC नाम का और उसकी भुजा पे बिंदु D इस प्रकार से है कि ADC BAC के बराबर है। पहले बनाते हैं अपना त्रिभुज ABC। B और C पर D इस तरह से है, एक रेखा बनाएंगे, क्योंकि
डी बिंदु से जाएगी फिर वो, ठीक है। डी बिंदु इस तरह से है कि जो एडीसी है वो बीएसी के बराबर है। ढूंढो अब एडीसी कहाँ है। एडीसी बीएसी, अच्छा मतलब ये वाला कोण बराबर है किसके, इधर उस साइड सी की साइड वाला। इससे, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि प्रूव करके बताओ कि जो सी ए का स्क्वायर है वो वगैरह वगैरह ऐसा ऐसा। पहले लिखते हैं कि दिया क्या है, फिर इसको प्रूव करेंगे। तो हमें दिया है कि जो ये है ए बी ए डी सी कोण, ये बराबर है कोण बीएसी के, ठीक है। और हमें जो प्रूव करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो कुछ अलग ही चीज दे रखी है इस बार, तो इसको सिद्ध कर लेते हैं। हमने सिद्ध करना है कि जो सी ए की घात 2 है वो बराबर है सी बी गुणा सी डी के, सी बी गुणा सी डी के, इसके बराबर हमने इसको जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। तो करते हैं इसका प्रमाण। एंगल से उभयनिष्ठ हो गया। अब पहले पता करते हैं कि ये है क्या चीज, पहले ये पता करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सी ए को खोल के लिख दूं, तो ये हो जाएगा सी ए गुणा सी ए, ठीक है। और ये हो जाएगा सी बी गुणा सी डी। जो मैंने डॉट लगाया ना, डॉट का मतलब होता है कि गुणा है, ठीक है। डॉट का मतलब होता है गुणा, इसको दशमलव मत समझना, ये डॉट मतलब गुणा वाला डॉट है। अगर मैं एक सी ए यहां रखूं और अगर मैं एक सी ए उधर भेज दूं, तो ये हो जाएगा सी बी बटा सी ए, और यहाँ पर ये आ जाएगा सी डी, ठीक है। तो देखते हैं चेक ठीक किया क्या। सी ए बटा सी डी, सी बी बटा सी ए, रुको गलत लिखा शायद, सी भी नीचे आएगा उसके। चेक करना है तो कहीं मैं गलत तो नहीं लिखा, नहीं अभी ठीक है, ठीक है। तो हमने असल में ये चीज प्रूव करनी है। अब हम देख रहे हैं कि ये तो कुछ अनुपात है। अनुपात तो तभी निकलता है जब त्रिभुज होते हैं हमारे। त्रिभुज कैसे होते हैं हमारे, समरूप। तो मतलब हमें यहाँ पे कुछ तो ऐसा करना है कि नहीं, तो त्रिभुजों को हमने जो है वो समरूप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका प्रमाण। तो सी ए बटा सी बी और सी डी बटा सी ए, तो अगर हम त्रिभुज किसको किसको समरूप करें, सोचो। सी उभयनिष्ठ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। पर कैसे आएगा बताओ, चलो पहले आप बताओ, जो वो सुन लेते हैं। पहले कैसे आएगा उभयनिष्ठ, पहले त्रिभुज पता करो कि किस वाले त्रिभुज को हमने वो करना है। इसमें ए बी सी त्रिभुज है और ए बी सी त्रिभुज है और सी दोनों में आ रहा है, इसलिए सी उभयनिष्ठ हो गया। तो पहले त्रिभुज के, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज के नाम लिखना पड़ेगा बहुत सोच समझ के, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, त्रिभुज के नाम से ही संगत भुजाएं ढूंढेंगे, ठीक है। हम त्रिभुज के नाम से ही संगत भुजाएं ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला त्रिभुज सी ए डी। अगर हम सी ए डी और अगर हम त्रिभुज सी बी ए, ठीक है, सी बी ए, अगर हम इनको समरूप साबित कर दें, तो ढूंढो पहले त्रिभुज है कहाँ पे। इस त्रिभुज का जो नाम लिखा है मैंने सी ए डी और सी बी, ये आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। अगर आपकी आकृति ऐसी है जैसे मैंने बनाई है, ए बी सी और डी ऐसा, तो फिर आपको नाम ऐसे लिखने पड़ेंगे सी ए डी और सी बी ए। तो सी ए डी कहाँ है, ये है सी ए डी, है ना। हाँ बोलो, ये वाला त्रिभुज और सी। हम इस त्रिभुज को क्यों समरूप करेंगे, तो बड़ा वाला हमें सिद्ध करना है ना, देखो ये चीज हमें प्रूव करनी है, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। प्रूव करने के लिए जो हमसे पूछा है उसके लिए। और सीबीए कौन सा, मतलब सीबीए का नाम तो वैसे एबीसी था, लेकिन इसका नाम रखना पड़ेगा सोच समझ के, क्योंकि तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। तो इस बड़े वाले त्रिभुज को और छोटे वाले त्रिभुज को हमने क्या करना है, समरूप प्रूव करना है। तो चलो कर लेते हैं। तो पहले तो आपने ठीक बोला कि एंगल सी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। एंगल सी के बराबर, क्योंकि ये कॉमन है, या फिर इसको हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। और दूसरा
एंगल ए की कॉमन है। जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, ये हमें दिया था तो हमने इसका भी इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पे लगा दी हमने ए समरूपता, और उसके बाद जो है वो ये त्रिभुज हो गए आपस में समरूप। ठीक है, ये त्रिभुज हो गए आपस में समरूप किसके द्वारा, तो ए समरूपता के द्वारा जो त्रिभुज सी ए डी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ए के। अब यहां से हमने इसके जो संगत भुजाएं हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर आपका त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो यहां से देखो, अगर मैंने इसका सी ए लिया, इसका सी ए किसके संगत होगा, इसके सी बी के, मतलब संगत भुजा का अनुपात सी ए बटा सी बी किसके बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसका पहला और इसका तीसरा लूं, मतलब सी डी लूं, तो मुझे इसका पहला और इसका तीसरा लेना पड़ेगा, मतलब सी ए लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि नाम लिखना यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से जरूरी है कि कैसे आप नाम लिखेंगे। ए बराबर डी क्यों है, ए बराबर डी का क्वेश्चन में दिया था ना कि आपका जो एंगल है एंगल ए डी सी बराबर है बी ए सी के। ठीक है, जो ये वाला कोण है मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज का जो कोण है वो इस बड़े वाले त्रिभुज के कोण के बराबर है। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज का कोण बड़े वाले त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, और बस हो गया फिर ये प्रूव। फिर यहाँ से सी ए को उठाओ उधर भेजो, तो सी ए, ये वाला सी ए जब उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा वर्ग सी ए गुणा सी ए, और इस सी बी को भी उधर भेज दो तो सी बी वहां चला जाएगा तो सी डी के साथ कर देगा गुणा, तो ये आ गया सी डी गुणा सी बी, और ये आपका आ गया सी ए का स्क्वायर बराबर में सी बी गुणा सी डी। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था। जिसमें सी ए सी बी ये सारी चीजें आ रही थी हमने उनको लिखा। अच्छा, अगर इसका नाम हम लिखते ऐसे, मान लो ए डी सी, और इसका नाम लिखते ऐसे ए बी सी, तब सी बी और डी सी आते हैं ना, लेकिन हमें तो सी ए और सी बी चाहिए था, सी ए और सी बी नहीं। तो इसका नाम आपको, मतलब इस क्वेश्चन का जो पूरा का पूरा वो है वो नाम पे जाता है कि आप नाम किस तरह से अपने त्रिभुज का रख रहे हो, क्योंकि जैसा नाम रखोगे वैसे ही आप इनको फिर वो कर पाओगे, इसके संगत पार्ट निकाल पाओगे। अगर नाम लिखने में गड़बड़ कर दी, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लिखा, तो फिर गलत हो सकता है। वैसे मुझे लगता नहीं क्वेश्चन आएगा ये, क्योंकि ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन बिल्कुल मतलब सिंपल से आते हैं, जिसमें आपको हाँ किसी त्रिभुज को समरूप करने को बोल देंगे या कुछ और करने को बोल देंगे, पर ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी एग्जाम में देखा नहीं है। आपने देखा होगा तो भी बता देना। ठीक है, आपने देखा ये क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में आया हुआ, ये मुझे उतना जरूरी लग नहीं रहा, बट हमने कर लिया इसको। तो बस याद रखना कि नाम कैसे कैसे लिखने हैं, नाम कैसे भी लिखो। ठीक है, जैसे अगर आप इसको लिख रहे हो सी ए डी, तो इसको सी बी ए ही लिखना पड़ेगा। अगर इसको कुछ और नाम सोचो जिसमें संगत चीजें आ जाए। नहीं, नाम लिखने का एक ही तरीका है। ठीक है, बस उसका ध्यान रखना। तो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और यहाँ पे हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें हमारा आंसर मिल गया जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने कहा कि हम नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा लंबा है, उसमें पता नहीं कितना कितना क्या क्या करना पड़ा है, फालतू की चीजें, तो उसको हम छोड़ रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, तो लंबाई आपको दे रखी है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। 6 मीटर वाला एक स्तंभ है भूमि पर, और उसकी जो छाया है वो 4 मीटर लंबी है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई याद करो। तो पहले तो हम बना लेते हैं, मान लो ये हमारा मीनार और ये हमारा स्तंभ। ठीक है,
और दोनों एक ही जमीन पे खड़े होंगे तो इनका बेस सेम है, दोनों एक ही जमीन पे खड़े हैं तो इनका बेस हो जाएगा सेम। अब ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ी और किरणें ऐसी पड़ी कि सेम टाइम पे पड़ी। तो सूरज की किरण अगर यहां से आ रही है तो इस पे भी पड़ेगी और इस पे भी पड़ेगी, और ऐसे करते करते एक त्रिभुज सा यहाँ बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि जो सूर्य की किरण पड़ेगी सेम टाइम पे पड़ रही है, तो जैसे आपकी मीनार पे पड़ेगी वैसे ही स्तंभ पे भी पड़ेगी। ठीक है, अब इनके नाम लिख लेते हैं। अगर इसको नाम दे दिया जाए ABC और इसको नाम दे दिया जाए E और F। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनके बारे में कुछ कुछ चीजें बताई है। हमें बोला है कि जो आपका FC है, FC मतलब जो ये, अगर ये स्तंभ है, ठीक है, अगर ये स्तंभ है, इसको मैं लिख देती हूँ, समझ जाना स्तंभ, और ये है आपकी मीनार। जो स्तंभ की ऊंचाई है वो दे रखी है 6 मीटर, और जो छाया की लंबाई है वो दे रखी है आपको 4 मीटर। तो अब ये 4 छाया की लंबाई को मतलब ऐसे को ले या ऐसे को ले, शायद ऐसे को लेंगे, है ना, 4 मीटर। और जो आपका इस मीनार की छाया है, इसमें ये 4 मीटर यहाँ पर आएगा, हाँ, FC नीचे पर। आएगा। FC पे आएगा ये। यस मैम, मैम स्तंभ की वो आया पड़ रही नीचे पड़। छाया जब पड़ेगी तो नीचे से पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मतलब ऊपर से नहीं पड़ेगी, तो मतलब इसको लिखेंगे हम यहाँ पे FC आ जाएगा 4 मीटर, और जो BC है पूरा का पूरा वो आ जाएगा 28। तो आपको बोला है कि क्या करो, आप मीनार का वो निकालो, मीनार की ऊंचाई निकालो। ठीक है, मतलब इस ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। तो और किसी की वैल्यू नहीं दी है क्या? मैम इतना ही रहेगा। PQ QR PQST F ठीक है। पर 90 डिग्री पर। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे खड़े हैं, मतलब मीनार और आपका ये स्तंभ बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, तो ये मिलके बनाएंगे यहाँ पे 90 का कोण यहाँ पर भी और 90 का ही कोण यहाँ पर भी, और एक कोण बनेगा यहाँ पर ऐसा। ठीक है, तो अभी हम अगर इसको क्या कर दें, अगर हम इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप साबित कर दें तो फिर हम वो जो होता है ना संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे, उसकी मदद से हम जो है वो इस मीनार की लंबाई ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं इनको करना क्या है, तो त्रिभुज का नाम देते हैं। त्रिभुज ABC को समरूप कर दे अगर त्रिभुज EFG के। ठीक है, तो इसको समरूप करने के लिए क्या क्या होगा, नंबर 1, पहले तो जो कोण B है वो कोण F के बराबर होगा, क्योंकि एक मीनार है एक स्तंभ है, दोनों ही बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, दोनों बिल्कुल सीधे हैं, तो मतलब दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें, आपने नाम गलत लिख दिया। अच्छा मैंने G लिख दिया, ठीक है, EFC, तो ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, मुझे लगा कि कोण का नाम बोल रहा है, कोण तो FP बन रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गए, और उसके बाद देखें तो उसके बाद कौन सा कोण बराबर हो सकता है, जो कोण C है वो कोण C के बराबर होगा। एक तो ये हमें नजर आ रहा है, हम देख पा रहे हैं कि दोनों के लिए कोण C क्या है, कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ कह सकते हो इसको, और ये बराबर भी होगा क्यों, क्योंकि एक ही ये वाला कोण जितने डिग्री का है वो बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी इतना होगा और छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी उतना ही होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों खड़े ही ऐसे हैं, खड़े ही इस तरह से हैं। और दूसरा, इस चीज को कहां से हम प्रूव कर सकते हैं, तो प्रूव यहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बोला है कि जो सूरज है वो एक ही समय पे, मतलब जब सूरज जिस समय पे वो मीनार पे पड़ रहा है उसी समय पे वो स्तंभ पे पड़ रहा है। तो आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा होगा, उन्नयन कोण अव्ययन कोण ऐसे आपने पढ़े होंगे चीजें, है ना। तो अगर सूरज जो है वो एक ही एंगल से आ रहा है तो दोनों के लिए छाया का एंगल भी सेम बनेगा। अगर सूरज इस वक्त यहाँ पर है और इसके लिए जो वो कोण बना रहा है, जो मीनार के लिए कोण बनेगा वही इसके लिए कोण बनेगा, है ना। तो अगर सूरज का कोण सेम बन रहा है तो फिर छाया का कोण भी सेम बनेगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज का पता लग गया।
लिखा था यहाँ पे वैसे कुछ नंबर, जबकि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, उसी समय मतलब कि सेम टाइम है। और दूसरा ये कि हमने जब देखा तो ये उभयनिष्ठ भी था। और आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि सूरज जो है वो सेम समय पर ही दोनों पे पड़ रहा है। तो यहाँ से हमने लगा दिया क्राइटेरिया एंगल एंगल का। और ये जो दोनों त्रिभुज है ये हो गए समरूप। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं देखो। अगर मैं आपको बोलूं ए बी के संगत कौन सी भुजा है, ए बी के संगत EF EF, मतलब इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा किसके। वैसे तो हम बोल सकते हैं कि सीई बटा एसी के बराबर भी हो सकता है, मतलब सीई बटा, हाँ सीई बटा एसी के बराबर भी हो सकता है इसका अनुपात, लेकिन हमें उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। जब इसका काम ही नहीं तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है ना, तो अनुपात भी 3 निकलेंगे। लेकिन हम 2 ही अनुपात का इस्तेमाल करेंगे, ए बी ई एफ और बी एफ बी सी और एफ सी का। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का ना तो वैल्यू दी है, और उसको अगर हमने ले भी लिया तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने लिया एक इसका, इसके संगत भुजा और एक इसके संगत भुजा। तो ए बी बटा ई एफ और बी सी बटा, PF बटा FC। ठीक है, अब इनके वैल्यू भर देते हैं। तो ए बी का मान नहीं पता, ए बी को ए बी ही रहने दो। ई एफ कितना है, 6। 6 मीटर। बी सी कितना है, 4। और एफ सॉरी बी सी कितना है, 28। और एफ सी 28। कितना है, 4। 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए बी को अकेला छोड़ते हैं, ए बी को अकेला छोड़ो और 6 को उठा के उधर भेज दो। ये आ गया 28 बटा 4 गुणा 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8। मैंने काट दिया, मैंने गुणा नहीं किया पहले, पहले मैंने काट दिया जितना मैं काट सकती थी। पहले 4 और 6 को काटा तो यहाँ पे 2 बच गया, और इस 2 से ऊपर 28 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 14 गुणा में 3। 42। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, 4 3 42। 12, 3 एकम 3 तो 1 4, 42 मीटर। तो यहाँ पे आपको आकृति भी खुद बनानी है, तो ध्यान रखना इसकी आकृति कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, इनको अलग अलग मत बनाना, अलग अलग बनाओगे तो थोड़ा सा ना कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि यहाँ पे जब आपने इनको साथ में एक ही त्रिभुज में बनाया तो आप देख पाए कि कौन सी जो है वो कॉमन था, है ना। और अगर आप इसको अलग अलग बनाते तो आप इन त्रिभुजों के नाम भी अलग अलग रखते, फिर आप डाउट में रहते कि भाई ये कौन बराबर कैसे हो रहे हैं। तो इस आकृति को ध्यान में रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद आ सकता है। ऐसा ना आए, ये सेम क्वेश्चन ना आए, इनकी वैल्यू बदल दी जाए, तो वैसा आ सकता है। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट। ठीक है, तो इसको सॉल्व, इसको लिखना है किसी ने तो लिख लो फटाफट से। फिर क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। लिख लिया मैम। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, अब इसको देखते हैं क्या करना है इसमें। तो ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, जबकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो सिद्ध करो इसका और इसका अनुपात। तो पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं। क्या हो गया, 1 मिनट, किसने कुछ चैट में लिखा, ये 2 कैसे कटा, कौन सा 2? अच्छा रुको, पीछे। इसको मैं यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, मतलब साइड में लिखते हैं इसको। ये था ऐसा 28 बटा 4 गुणा 6। इसको मतलब मैंने उल्टा फुल्टा काटा, सीधे कट जाते हैं। ये तो 7 चौके 28, ऐसे काट दो, 7 6 42, है ना। मैंने गलत काटा, मैं सीधे इसको काट सकती थी, तो ऐसे काट देना। 4 और 28 कट गए, 4 एकम 4, 7 चौके 28, 7 और 6 की गुणा की तो 42 आ गया। बाकी अगर आपको मेरी तरह वाला काटना है जो कि थोड़ा लंबा सा कटा, तो मैंने पहले क्या किया, मैंने 4 को 6 से काट दिया, तो ये आ गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, फिर मैंने इस 2 से मैंने 28 को काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर मेरे पास बच गए 14 और 3 गुणा में, तो गुणा करके तब भी 42 आएगा। ऐसे काटोगे तो बच जाएगा 7 और 6 गुणा में, और गुणा करके तब भी 42 आएगा। ठीक है, बताओ अभी क्लियर हुआ? ठीक है, 1 मिनट का वेट कीजिएगा।
तो यहाँ पे बनाते हैं फटाफट से त्रिभुज ABC और PQR, ठीक है, और लिख लेते हैं इनके नाम। तो इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR। अब ये कह रहे हैं कि इनकी है माध्यिकाएं, माध्यिका मतलब वही मीडियन, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में शायद ना आपको फिगर बना के दी थी, है ना, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन किया उसमें फिगर बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपको फिगर खुद ही बनानी पड़ी कि ABC का जो माध्यक है वो AD है और PQR का जो माध्यक है वो PM है। तो नाम अभी भी सेम है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में आपको फिगर बनाई दी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं बनी है, तो ये हमने खुद से बना दिया। अब ये आपको पिछले वाले क्वेश्चन में देखो प्रूव करना था कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इसका उल्टा कर दिया, आपको दे दिया। आपको इन्होंने कहा कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में जो है वो समरूप है, आपको ऐसा इन्होंने दे दिया। तो दिया है मैं लिख देंगे, ये सब भी, ये सारी चीजें भी लिखनी होती हैं जो मैं नहीं लिख रही अभी। क्या लिखेंगे अब, दिया है मैं नंबर 1 आप लिखेंगे AD BC का माध्यक है या माध्यिका है, और आप लिखेंगे कि PM QR की या माध्यिका है, ठीक है। ये दो चीजें आप खुद लिख लेना। और तीसरी चीज आप लिखेंगे कि हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है, सिद्ध हमने ये करना है कि जो AB बटा PQ है, देखते जाओ AB कहाँ है PQ कहाँ है, नजर रखो उन पे, वो बराबर, उनका अनुपात बराबर है AD बटा PM के, ठीक है। तो AB रहा हमारा ये, PQ रहा हमारा ये, इसके अनुपात को बराबर करना है AD और PM के। तो अब क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं, तो मुझे बताओ हम ऐसा क्या करें। अब हमें सोचो खुद ही फटाफट से, नीचे होगा 4, हाँ 4 नीचे था, फटाफट से सोचो क्या हम ऐसा क्या करें। हाँ बोलो। अगर हम देखो ना ये किस त्रिभुज में आ रहे हैं, AB PQ AD PM, उन त्रिभुजों के पहले मुझे नाम बताओ। ABD और A किस त्रिभुज में आ रहे हैं मैम, ABD और इसमें PMQ। बिल्कुल, AB और AD आ रहे हैं त्रिभुज ABD में, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABD। और जो दूसरा PQ और PM है वो किस त्रिभुज में आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं PQM में। तो अगर हम किसी तरह से इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दें, समरूप प्रूव कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इनको समरूप करने के बाद कह सकते हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं होंगी, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज सिद्ध हो जाएगी। किस किस को समझ आई ये बात, नहीं समझ आई तो पूछ लो। क्लियर हुआ, हमें करने को बोला है, ठीक है, ये सिद्ध करने को हमें बोला है। हमने देखा कि ये दोनों आ किस त्रिभुज में रहे हैं, तो ये हमने पता लगाया कि एक इस वाले त्रिभुज में और दूसरा इस वाले त्रिभुज में दोनों चीजें आ रही है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूव कर दें तो वहां से फिर हम ये कह पाएंगे कि समरूप है त्रिभुज, तो उसकी जो भुजाएं होंगी उनका जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। तो हमने मतलब इन छोटे छोटे त्रिभुजों को समरूप करना है। समरूप करने के लिए कुछ दे ही नहीं रखा, मतलब कुछ खास नहीं दिया है, बस एक चीज दे दी है कि बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, तो इसकी मदद लेंगे और इन दोनों को समरूप करेंगे। तो अगर अब ये चीज हमारे पास समरूप त्रिभुज है, ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC अगर समरूप है त्रिभुज PQR के, तो नंबर 1 क्या होगा, जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, मतलब एंगल बराबर होगा किसके, एंगल P के। लेकिन यहाँ पे ना पूरा बड़ा वाला A, ऐसा आधा A मत लिखना, तो इसको ना पूरा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें इसका नाम पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना। तो जो BAC है, जो बड़ा वाला कोण है, वो बराबर होगा QPR के, मतलब पूरे के पूरे P के। जब देखो जिस त्रिभुज को हमने प्रूव करना है उसमें तो A कोण है इतना बड़ा, A कोण क्या है इतना बड़ा, पर हमारे वाले त्रिभुज में तो आधा ही आ रहा है ना, और हमें ऐसा नहीं बोला है कि ये कोण का माध्यक है, ठीक है, ऐसा हमें नहीं दर्शाया कि भाई कोण का आधा कर रहा है ये, तो इसको तो हम नहीं कर सकते यूज। तो आधा वाला कोण A हमारा यूज हो रहा है, पूरा वाला A यूज नहीं हो रहा। तो कोण A का
कुछ फायदा ही नहीं है, अगर बराबर है भी तो कुछ फायदा नहीं है। फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कोण ए बी सी है वो बराबर है कोण पी क्यू आर के। फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कोण है कौन सा बच गया आखिरी, ए बी किसके बराबर है, PRQ आर क्यू के। एक हमने ये चीज यहां से निकाली। फिर एक और चीज यहां से निकल सकती है, अनुपात यहां से निकलेंगे। बताओ अब किसका किसका अनुपात, जो ए बी का अनुपात है पी क्यू के साथ वो बराबर होगा जो बीसी का अनुपात है क्यू आर के साथ, और बराबर होगा किसके, एसी का अनुपात जो है पी आर के साथ। ठीक है, ये भी हमें मिला है, मतलब ये सारी चीजें ना हम कह सकते हैं क्योंकि समरूप है। अब बस इनकी मदद से यहाँ पे कोई एक वो लगा दो, है ना, कसौटी का इस्तेमाल करके फिर आप जो है छोटे छोटे त्रिभुज को समरूप कर दो। जैसे कि यहाँ से मैं उठा सकती हूँ ये वाली चीज कि जो कोण बी है वो क्यू के बराबर है, तो यहाँ से मैंने ले लिया कि अगर हमें त्रिभुज ए बी डी को समरूप करना है त्रिभुज पी क्यू आर नहीं पी क्यू एम के, तो नंबर 1 चीज हम लिख सकते हैं कि जो कोण बी है, ठीक है, जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, मतलब क्योंकि हमें समरूप त्रिभुज देते ना, समरूप त्रिभुज से ऑटोमेटिकली निकल के आ गया। ये सभी को समझ आया, बी बराबर क्यू क्यों लिखा, यहाँ से इधर से उठाया इसको, ठीक है। अब उसके बाद अनुपात देखो, तो अनुपात ये तो हमें मिल गया ए बी बटा पी क्यू। अब किसी तरह से एक और ऐसा अनुपात मिल जाए, या तो बी डी और क्यू एम का अनुपात मिल जाए, या तो ए डी और पी एम का अनुपात मिल जाए, है ना, कुछ तो मिल जाए। तो फिर हम यहाँ से दो भुजाओं का अनुपात लेकर के, फिर से बोलो, BC का आधा BD इक्वल है QM के साथ। हाँ, तो हम ए बी बटा पी क्यू को ऐसे कैसे रहने देते हैं, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, और कुछ ऐसा करेंगे कि एक और अनुपात मिल जाए। तो उसके लिए जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बीसी का भी आधा कर देंगे और क्यू आर का भी आधा कर देंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हाफ ऑफ बीसी और यहाँ लिख दिया हाफ ऑफ क्यू आर। इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमारे किसी भी काम वैसे भी आने नहीं वाला है ना, तो इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहां से लिख सकते हैं हम कि जो ए बी बटा पी क्यू है, जो ए बी बटा पी क्यू है वो किसके बराबर है, क्योंकि वही बात बीसी के तो दो आधे हैं ना, एक बीडी एक डीसी, लेकिन हमें कौन चाहिए, हमें बीडी चाहिए। तो हम हाफ ऑफ बीसी में बीडी लिख सकते हैं और हाफ ऑफ क्यू आर में हम पी क्यू एम, ओहो हाँ क्यू एम ये लिख सकते हैं। तो नंबर 2 चीज हमें ये मिल गई कि हमारा जो ए बी बटा पी क्यू है वो बराबर है बीडी बटा क्यू एम के, ठीक है। तो यहां से लग गया कौन सा क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया, है ना, SAS कसौटी लग गई और हमने प्रूव कर दिया कि ये समरूप है। तो यहाँ पे नहीं लिखना समरूप, यहाँ पे लिखना है और यहाँ लिखना है फिर नीचे कि हमारा जो त्रिभुज ABD है वो समरूप हो चुका है त्रिभुज PQM के। अब इनकी संगत भुजाएं देखो, 1 मिनट, एंगल BR इक्वल हो सकता था ना, नहीं, B और R कैसे इक्वल हो सकता है, देखो यहाँ पे एंगल B यहां बन रहा है और एंगल R यहां बन रहा है, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण B अगर यहां है तो B के संगत कोण Q है, तो B के बराबर Q होगा और कोण C के बराबर कोण R होगा। BR इक्वल हो सकता था AA हो जाता, BQ हो सकता था, क्योंकि देखो ना एक ही एंगल बराबर हो पा रहा है। AA से क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि एक ही एंगल बराबर हो सकता है, B और Q, बस ये दोनों ही एंगल बराबर हो रहे हैं। इनके अलावा और कोई एंगल अगर बराबर हो भी जाए तो हमारे काम नहीं आ रहा, वो हमारी हेल्प नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमने क्या करना है, ध्यान से देखना, हमने करना है इसको, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप, ठीक है। अगर हम कोण C और कोण R को देखें, वो इस त्रिभुज में आ ही नहीं रहे,
है ना, तो हमारी मदद ही नहीं कर सकते। और अगर ऊपर वाले कोण को देखें तो ये पूरा का पूरा कोण पूरे के पूरे कोण के बराबर है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें पूरा कोण तो चाहिए नहीं ना, हमें तो आधा कोण चाहिए। और माध्यिका है ये किसकी, नीचे वाली रेखा की। अगर कोण की माध्यिका होती तो ये लिखते कि जो माध्यिका है एडी वो इस तरह से है कि कोण ए को समान हिस्सों में बांट रही है, लेकिन ऐसा नहीं कहा था, तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ऐसा नहीं कह सकते जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो। तो इसलिए थे ए पी के बराबर था, सी आर के बराबर था, लेकिन ये हमारी हेल्प नहीं कर सकते थे क्योंकि ये उस त्रिभुज में नहीं थे जिस त्रिभुज को हमने समरूप करना है। इसलिए सिर्फ एक ही कोण था बी क्यू जो कि हमारी मदद कर सकते थे। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो, या माइक ऑन करके बोलो जो आप कहना चाहते हो। ठीक है, हाँ, तो इसलिए हम बाकी कोणों की मदद नहीं ले पाए। बराबर तो वो थे, हम ऐसा नहीं कह सकते बराबर नहीं थे, बराबर तो थे, लेकिन हमारी वो किसी भी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको नहीं लिया। अब देखो यहाँ पे ये दोनों समरूप हो चुके हैं, तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनके अनुपात भी बराबर होंगे। तो यहां से निकल गया फिर कि ए बी का जो अनुपात है पी क्यू से वो किसके बराबर आ जाएगा, एडी का जो अनुपात है पीएम के। ठीक है, तो बस ये हमने प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो ए बी पी क्यू के संगत और ए डी पी एम के संगत, तो इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। नो मैम। नो मैम। ठीक है, अभी हमारे पास 6 मिनट है, तो एक माध्यक का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जिसको भी माध्यक में डाउट है वो क्लास में रुको, जिसको नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। मैम पीछे वाला क्वेश्चन करना एक बार, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, एक्चुअली मैं लिख नहीं रही ना, तो मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। हाँ, ले लो। समझ आएगा क्या किया? पहले ये किया, नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, नंबर 3 स्टेप, नंबर 4 स्टेप। ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट, बड़े आगे। चलो तो आप फटाफट से टेबल बनाते हैं इसका। छोटा सा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पे अंतराल है 10 से 15, 10 से नहीं होता वैसे, 0 से करते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। और यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख लेते हैं, 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए हमें निकालना होता है CF, जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। कैसे निकलती संचयी बारंबारता? 5 के लिए तो संचयी बारंबारता 5 ही रहेगा। 10 के लिए संचयी बारंबारता निकालनी हो तो 10 के आगे मैं क्या लिखूं, बताओ? 10 में 5 प्लस कर दीजिए। बिल्कुल, 10 में इस ऊपर वाली संख्या को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 15। अब 15 के लिए संचयी बारंबारता लिखनी है, क्या लिखूं? 30। 15 में 15 जोड़ो, 30। ठीक है, और 20 के लिए लिखनी हो संचयी बारंबारता तो 50। 50। ठीक है, इसको जोड़ो जरा, 5 5 10, 2 3 4 5। जो हमने बारंबारता का जोड़ किया वो भी 50 आया, और जो हमारी आखिरी संचयी बारंबारता थी वो भी 50 आई। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना कि आपका जो बारंबारता का योग होता है उसको भी आपने क्या करना है, जोड़ना है। वैसे क्वेश्चन में भी दिया होता है, पर क्वेश्चन में ना दिया हो तो खुद से आप निकाल लिया करो। जो बारंबारता का योग है जो कि 50 है, इसी के बराबर संचयी बारंबारता का आखिरी पद आना चाहिए, जो कि आया है, मतलब हमने जोड़ा बिल्कुल करेक्ट है। और फटाफट से इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है L जमा ब्रैकेट में बड़ा सा ब्रैकेट N/2 माइनस CF बटे में इसके F, और F होता है ना बटे में, कुछ और तो नहीं होता, और गुणा में इसके H। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है किसका? माध्यक का। ठीक है, माध्य मत करना, माध्यक। अब क्या करना है, अब चीजों को ढूंढना है। सबसे पहले ढूंढना होता है N को।
एन कौन होता है? तो जो संचयी बारंबारता का आखिरी पद है ये एन होता है। संचयी बारंबारता का जो आखिरी पद होता है इसको कहते हैं हम एन। ठीक है, एन ढूंढ लिया 50 और एन बटा 2 कितना आएगा? 25 25 25। 50 बटा 2 किया तो n बटा 2 आ गया 25 के बराबर। n बटा 2 भी निकल गया। अब इस n बटे 2 की मदद लेनी है और देखना है ये n बटा 2 किसके किसके बीच में आएगा। 5 से 15 के बीच में, 15 से 30 के बीच में, या 30 से 50 के बीच में? 15 से 30 के बीच में। 15 से 30। ठीक है, n बटा 2 निकाल दिया। अब देखो ये n बटा 2 संचयी बारंबारता में कितने से कितने के बीच आ रहा है? तो हमने कहा 15 से 30 के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। किसको चुनना है? जो n बटा 2 से बड़ा होगा। कौन है n बटा 2 से बड़ा? 15 या 30? तो हम 30 को चुनेंगे। ठीक है, n बटा 2 सिर्फ हमें माध्यक वर्ग बताता है। जो n बटा 2 आपका होगा बच्चों वो हमें बताएगा कि आपके इस सवाल के लिए माध्यक वर्ग कौन है, बस इतना ही बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो गया माध्यक वर्ग, क्योंकि n बटा 2 आया था 25, 25 से बड़ा हमने ढूंढना था, उसको कहते हैं 30। तो ये है माध्यक वर्ग। ठीक है, अब इस माध्यक वर्ग के लिए ही आपने चीजें निकालनी है, जैसे कि इस माध्यक वर्ग के लिए L कितना है? L मतलब लोअर लिमिट, मतलब निम्न वर्ग सीमा कितनी है? 20 है। ठीक है, और इस माध्यक वर्ग के लिए F कितना है? बारंबारता कितनी है? 15। और इसके लिए H कितना है? मतलब वर्ग अंतराल के बीच में अंतर कितना है? 10 का। ठीक है, और इसके लिए CF का काम कौन करेगा? 15। पक्का? 30 तो नहीं आएगा किसी का आंसर? मैम 15 ही आएगा। बिल्कुल करेक्ट है 15, क्योंकि n बटा 2 ने हमारी मदद की माध्यक वर्ग निकालने के लिए। उस माध्यक वर्ग का जो वर्ग अंतराल होगा वो भी हमारे काम आएगा, उस माध्यक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी हमारे काम आएगी, लेकिन इस माध्यक वर्ग के लिए जो CF होगा वो CF का काम नहीं करेगा, बल्कि उस माध्यक से ऊपर जो है ये होगा क्या? CF। ठीक है, उस माध्यक वर्ग से जो ऊपर होता है इसको हम मानते हैं CF। मतलब 30 CF नहीं होगा, CF कौन होगा? 15। बस ये चीज याद रखनी है माध्यक में, बाकी तो फिर अब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। 15 तो अभी L लिख लेते हैं। L है 20। 6 क्या लिखा अभी समझ नहीं आया मुझे, एक मिनट। 6th के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का PDF भेज दीजिए प्लीज। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का PDF वो कहां से भेजना है? वो तो आपको बेटा रिकॉर्डिंग में ही मिलेगा, या फिर मेरे को ऑनलाइन देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन मिलेगा तो दे दूंगी, मतलब मेरे सोल्यूशन का PDF तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑनलाइन मिल जाएगा तो वो भेज दूंगी। ठीक है, n बटा 2 को फिर से जो है वो काटने की जरूरत नहीं। n बटा 2 25 निकला था, 25 लिख दो। CF 15 है, 15 लिख दो। F भी 15 है तो 15 लिख दो, और गुणा में H मतलब कि 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व जब भी करना हो इसको मत छेड़ो, इस 20 जमा को छेड़ो ही मत। 25 में से 15 गए, कितने बचे? 10। तो ये आ गया 20 जमा 10, 10 से 100 बटा 15। भाग करेंगे इसको तो कितना आएगा? 20 ऐसे का ऐसा, 100 को 15 से भाग करो, पंद्रह के भाड़े में आता नहीं है, 6.666 ऐसा कुछ आया ये। ठीक है, 6.666, या इसको आप लिख सकते हो 6.67, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको जोड़ दो तो 20 के पास दशमलव नहीं था, 20 को दशमलव दिया एक्स्ट्रा से और लगा दी 0। 6 के पास दशमलव था तो ये आ गया 6.67। इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 26.67। ये इसका माध्यक आ गया। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। मतलब CF वाला आपको पता था पहले से, बस ये CF वाला ध्यान रखना होता है, बाकी तो आप सब कुछ खुद से कर ही लोगे, है ना। तो चलो बस अभी इसको इतना रखते हैं। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लो, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। क्या हो गया मैम? इसके पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो जिनको डाउट है वो क्लास में रहो, लेकिन जिसको डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, और मिलते हैं अपने अगली क्लास में।